हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न अभ्यास ऑन पेज नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 1। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। आंसर। साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की एक सीधी सरल यानी कि सिंपल जीवन व्यतीत करने वाले की मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले व्यक्ति की छवि उभर कर आती है। वह बहुत ही भावुक, स्पष्ट वक्ता, परिवार से जुड़े और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। परंतु जीवन के कठिन संघर्षों और आर्थिक संकटों से गुजरने के कारण वह अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया। अभिमान यानी घमंड। वह आम व्यक्ति की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करने से भी कतराती नहीं है। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाजी समझे, लेकिन वे बहुत सरल हृदय मनुष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। आंसर। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा बहुत ही कठिनाइयों और संघर्षों से तय की है। धनराज पिल्ले का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी होगा यहाँ पे ई की मात्रा, गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। उनके पास एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। शुरुआत में वह मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से काम चलाया तथा निरंतर अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाए। अतः 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बच्चों, हम ये आंसर से देख सकते हैं कि धनराज पिल्ले की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, पैसा के मामले में। फिर भी वह क्या करते थे कि अपने दोस्तों से हॉकी स्टिक या पैसे उधार लेते थे, फिर अपने बड़े भाई के हॉकी स्टिक्स, पुरानी हॉकी स्टिक से खेला करते थे। लेकिन वे निराश नहीं हुए और एक दिन वे बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर इंटरनेशनल लेवल पर उभरे। क्वेश्चन नंबर 3। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? आंसर। धनराज पिल्ले का यह कहना कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि यानी कि फेमस होना को विनम्रता से संभालने की सीख दी है का तात्पर्य है कि उनकी माँ ने उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद घमंड ना करने की सलाह दी, क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद विनम्रता यानी कि सरलता, एक सिंप्लिसिटी बनाए रखना आवश्यक होता है। इंसान में सफलता प्राप्त करने के बाद घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घमंड ही पतन का मार्ग खोलता है। पतन यानी नीचे गिर जाना, हार जाना। तो बच्चों, ये सच है कि हर एक इंसान में थोड़ा घमंड तो आ ही जाता है। हाँ, किसी किसी में बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है। लेकिन धनराज पिल्ले की माँ ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि घमंड नहीं करना सक्सेसफुल होने के बाद भी, और इस चीज़ को धनराज पिल्ले ने फॉलो भी किया। अब हम करेंगे साक्षात्कार से आगे। क्वेश्चन नंबर 1। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। आंसर। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह जादूगर हमें अलग अलग करतब दिखाता है और हम देखते ही रह जाते हैं, ठीक उसी तरह ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर हैं। उन्हें हॉकी के सारे दाव पेंच आते थे। उन्हें कोई भी हॉकी में मात नहीं दे सकता था। मात यानी हराना। जब वह खेलते थे तो उनके प्रतिद्वंदी को ऐसा लगता था जैसे कि
गेंद उनकी स्टिक से चिपक गई हो। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के आशंका से उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। आशंका यानी कि शक, यानी कि बॉल उनके मतलब वो इतनी अच्छी से बॉल को हैंडल करते थे अपनी स्टिक से कि लगता था जैसे कि बॉल को कोई चुंबकीय शक्ति खींच रही हो। तो उनकी स्टिक को तोड़ कर तक देखा गया था कि कितने अच्छे खिलाड़ी थे वो हॉकी के। क्वेश्चन नंबर 2, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? आंसर, हॉकी का खेल भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा, और लोकप्रिय यानी कि लोगों का फेवरेट गेम। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफ़ी प्रसिद्धि दिलवाई है। हॉकी के खेल में भारत देश ने सन 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थी खुद करेंगे। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो धनराज पिल्ले का क्या कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि शोहरत यानी कि फेमस हो जाना अपने संग पैसे भी लेकर आए। अधिकतर हमने देखा है, हमारी नज़रों में भी है कि जैसे जो फेमस हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स या बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। तो लेकिन धनराज पिल्ले का कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। आंसर, हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। उनका यह कथन बिल्कुल सच है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा नहीं मिला। वह काफ़ी समय तक आम लोगों की तरह, आम लोग यानी कि आम लोगों की तरह लोकल ट्रेनों में सफ़र करते रहे, जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, जैसे कि प्रेमचंद, मशहूर सनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच व्यतीत हुआ। आर्थिक तंगी यानी कि इकोनॉमिक इश्यूज, यानी कि बहुत सारा पैसा नहीं होना या पैसे की कमी होना। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? आंसर, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन होता है, क्योंकि हम दूसरों के सामने स्वाभिमान को, अपने स्वाभिमान को, यहाँ पे अपने होगा अपने, अपने अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। माफ़ी मांगने का अर्थ है कि किसी के सामने झुकना, अपने को छोटा बनाना। ख, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? आंसर, नहीं। कई बार लोग गलती मानने को, सॉरी यहाँ पे मानने होगा, मानने को तैयार नहीं होते। वे गलतियां तो करते ही हैं, बल्कि साथ ही साथ अकड़ भी दिखाते हैं। यहाँ पे मानने होगा, आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। ग, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। आंसर, माफ़ी मांगना आसान है, जबकि माफ़ करना उससे ज़्यादा कठिन है। माफ़ी मांगना इसलिए आसान है क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए एक बार झुककर अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। जबकि कभी कभी माफ़ करना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जब कोई अपराध बड़ा होता है तो उस स्थिति में माफ़ कर पाना माफ़ी मांगने से ज़्यादा कठिन होता है। अब हम करेंगे भाषा की बात। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है।
इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे कि प्रेरणा, प्रेरक और प्रेरित। इसमें थोड़ा थोड़ा उन्होंने डिफरेंस किया है, तो इनका डिफरेंस हमें समझना है। सबसे पहले प्रेरणा। हमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, यानी कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। प्रेरक, मेरी माताजी मेरी सबसे बड़ी प्रेरक हैं। प्रेरित, मेरी माँ मुझे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, यानी प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। अब दूसरा, संभव, संभवित, संभवत। आंसर, संभव। इसका सेंटेंस है, आज मेरा दिल्ली जाना संभव नहीं है, यानी पॉसिबल। संभावित, अपनी संभावित कश्मीरी यात्रा के लिए मुझे तैयारी तो करनी होगी, यानी कि कोई जो पॉसिबिलिटी है उसकी कश्मीर की यात्रा हो सकती है। संवत, संवत, पिताजी आज दिल्ली आए। तीसरा, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। उत्साह, इस त्यौहार को लेकर मेरे मन में बड़ा उत्साह है या बहुत उत्साह है। उत्साहित, मैं इस यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धन, खेल के मैदान में प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक, सॉरी यहाँ पे क होगा, उत्साहवर्धक यानी कि एनकरेजिंग था, एनकरेज करना। नंबर 2, तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, यानी इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, हल्का हल्का फर्क है। और बदरिया, मयूर, मयूरा और मोर, इन तीनों का मतलब एक ही है, पीकॉक। दर्पण, दर्पण, दर्पण यानी कि मिरर, शीशा। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। उत्तर है आग, अग्नि, ज्वाला। इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है, यानी फायर। चांद, चंद्र, चंदा। मून, समुद्र, समंदर, सागर यानी कि सी या ओशन। मातृ, माता, माँ, इसका मतलब तो सभी को पता है, मदर। ओके। नंबर 3, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो, रुचि यानी इंटरेस्ट, उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द है गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। तो ये सारे वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसी तरह हमें किसी और एक गेम का लिखना है या किसी और एक स्पोर्ट का लिखना है। उत्तर, क्रिकेट। क्रिकेट के गेम्स में हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं? अंपायर, रन, क्षेत्र रक्षण, चौका, छक्का। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 18 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। और भी सारे चैप्टर्स के लिए टू द पॉइंट, एकदम सिंपल आंसर्स और अच्छे आंसर्स के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।